और देखिए, इसी पर कैंपेन भी भारतीय जनता पार्टी का रहा। जब भय से भरोसे की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही तो उसका असर शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है। 232 सीटों के ट्रेंड सामने आ चुके हैं बंगाल में और 134 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 72 सीटों का फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और टीएमसी की बात करें तो 93 सीटों पर जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और 75 सीटों का नुकसान अभी तक टीएमसी को हो रहा है। और यही रुझान अगर परिणाम में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत होगी। फाइनली भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। वो धरती जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं, उस धरती पर बीजेपी अपना सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। अगर ये शुरुआती रुझान परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे ग्राउंड पर वर्क करते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। चाहे वो भय का मुद्दा हो, इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो। अभी तक टीएमसी को 50% महिलाओं का समर्थन मिलता रहा है और अगर वो 50% महिलाओं का समर्थन, वो जो कोर वोट बैंक है महिलाओं का, वो अगर छिटकेगा तो उसका नुकसान टीएमसी को होगा, जो फिलहाल हमें शुरुआती रुझानों में देवेंद्र नजर भी आ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के लिहाज से वही है कि जो उनकी वेलफेयर स्कीम है और उसके चलते जो महिला वोट बैंक उनके बड़ी ताकत रही माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ, तो क्या उसमें इरोजन है? माइनॉरिटी वोट बैंक में तो कोई इरोजन होना नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं होनी है। लेकिन अगर महिला वोट बैंक में कमी हो तो पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि पुरुष वोटर के मामले में ऑलमोस्ट दोनों नेक टू नेक थे और इस बार तो पुरुष वोटर्स को बीजेपी के लिहाज से काफ़ी बड़ा मार्जिन रहेगा टीएमसी की तुलना में। तो अगर महिला वोट बैंक वो ममता बनर्जी का इंटैक्ट नहीं रहता है, जो कि निश्चित तौर पे बहुत सारे सवालों के बीच है, खासतौर पे जैसे कि बताया गया कि सबसे बड़ा सुरक्षा का मसला, तो उस कंडीशन में वो एक बड़ा चैलेंज है। टीएमसी को उम्मीद बस ये है कि खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो अकाउंट में धनराशि दी जाती है, इसके चलते वो उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा इस इलेक्शन को अगर आप देखें तो टीएमसी को के पास बहुत वाजिब तर्क नजर नहीं आ रहा है जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि और देवेंद्र, पार्लियामेंट का सेशन बुला के चुनाव के बीचों बीच महिला आरक्षण की बात करना और ये दिखाना कि ये बाकी सब पार्टियां महिला आरक्षण का जो रास्ता निकाला है सरकार ने उससे सपोर्ट में नहीं है, इसका असर भी पश्चिम बंगाल की महिलाओं के दिलो दिमाग पर पड़ा होगा। और अभी आप देखें तो 139 पर भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड्स में लीड करते हुए पहुंच गई है। उस जादुई आंकड़े 148 के बहुत करीब पहुंचती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये रुझान है, इन सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है, -77, मतलब जीती हुई 77 सीटों में 2021 की वो पीछे है इस वक्त। और बीजेपी 74 सीटें पिछली बार से ज्यादा गेन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अन्य का जो आपको खेमा दिख रहा है उसमें भी पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा रौनक है। पिछली बार केवल 2 और विधायक चुन करके आए थे टीएमसी और बीजेपी के अलावा। इस बार अभी तक आपको रुझानों में 5 अन्य जो हैं वो अपनी सीट पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बंगाल की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर है। फिलहाल बीजेपी 140 पर है लीड्स में, 148 के मैजिक नंबर के बहुत करीब, और टीएमसी पीछे है, 100 के नीचे चल रही है इस वक्त, 96 पर इस वक्त वो आगे चल रही है। रूही तिवारी हमारे साथ अब स्टूडियो में आ चुकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रूही, बहुत स्वागत है आपका। बंगाल जाकर के जमीन पर मूड देखा है, उन्होंने कवर किया है बंगाल इलेक्शन को, और आप जब आई थी कुछ रोज पहले तो आपने कहा था कि परिवर्तन की बात सुनने को मिलती थी, और तमाम बातें, भय का माहौल कितना है उसको भी आपने देखा। आपके असेसमेंट के अनुरूप जा रहा है अभी तक? जी, जैसे मैंने कहा था, परिवर्तन की बात लोग बहुत कर रहे थे। परिवर्तन जैसे वहाँ पे कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी मूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बंगाल में, और उसका नेचुरल एडवांटेज बीजेपी को है। लोग परेशान थे भ्रष्टाचार से, जो ग्रास रूट लेवल पे है, लोग परेशान थे। टीएमसी काडर की जो एक लेवल की गुंडागर्दी है, जो लेफ्ट की देन है, मैं मानती हूँ इस तरह की काडर वायलेंस। लोग परेशान थे कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है, नौकरी नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी मूड काफ़ी एंट्रेंच था। और देखिए, 15 साल हो गए हैं ममता बनर्जी को। जो उनकी जन कल्याण की योजनाएं हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका अब लाभ उनको मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको नया सोचना पड़ता है हर बार। वोटर स्टैग्नेंट नहीं होता, वोटर हमेशा इवॉल्व करता है। तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं का भी उनको जितना फ़ायदा पहले हुआ था पहले चुनाव में, उससे कम होने लगा। आपको लगता है ये ट्रेंड सस्टेन करेगा? अब देखिए, बहुत अर्ली ट्रेंड्स है, और पिछली बार कई बार ऐसा हो चुका है कि अर्ली ट्रेंड्स बाद में जाके समझ में आता है कि बदल जाते हैं, तो हम टीवी पे उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन मूड जो ग्राउंड पे था वो चेंज का था। एडवांटेज टीएमसी का है डेमोग्राफिक्स। लेकिन एक चीज स्वरूप दिखाई दे रही है, जो भी ट्रेंड्स हैं, ये बात साफ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता बनर्जी के साथ अभी भी पूरी तरह है, इंटैक्ट है। मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, ये जितनी भी सीटें हैं ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं और जिनमें तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है।
जब कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये जहां ममता का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यहाँ पर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जो भद्र लोग है, उसने अपना जो चॉइस है वो बदली है। यहाँ बीजेपी की डोमिनेंस दिखाई दे रही है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं दे दूं तमिलनाडु से जुड़ा हुआ सौरभ, कि वहाँ पर जो के एन नेहरू हैं, जो ब्लू आई बॉय माने जाते हैं तिरुचि वेस्ट से, वो अभी ट्रेल कर रहे हैं, और टीवीके के जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं टैली में भी जिस तरह से जो गैप है दोनों के बीच में वो क्लोज रहा है। सर एक बात बता रहे थे, तमिलनाडु में भी स्टालिन ने ये कोशिश की, कम से कम 60 उम्मीदवारों को उन्होंने बदला, जिसमें से 30% मिनिस्टर्स थे जिनको उन्होंने चेंज किया, क्योंकि शायद वो रीड कर पा रहे थे कि एक फिनोमिना जो है टीवी के बनकर उभर रहा है। बावजूद उसके जो के एन नेहरू सबसे बड़े, जो तिरुचि में सबसे बड़ा सम्मेलन डीएमके के लिए किया था, जहां पर चुनाव घोषणा पत्र स्टालिन ने जारी किया था, वहां पर जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं के एन नेहरू, वो ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं, टीवी के वहां पर लीड ले। ये बड़ा इंडिकेशन है, अगर वो पीछे ट्रेल करते हैं तो ये डीएमके के लिए बड़ा सेटबैक होगा। जिस तरह से जी बताएं। तो जिस तरह से ये अर्बन वोट्स की जहां तक बात करें, तिरुचि भी एक अर्बन वोट बैंक है वहां पर, और डीएमके के लिए बड़ा कह सकते हैं गेटवे है सेंट्रल तमिलनाडु का, और हमेशा से वहां पर एक कांटे की टक्कर डीएमके और एआईडीएमके के बीच में देखी जाती है। लेकिन इस बार जब तिरुचि ईस्ट से विजय ने वहां पर दूसरे सीट के लिए पर्चा भरा, तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की, और वो रिफ्लेक्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो करीब 68 सीटों पर वहां पर जो है टीवीके का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रचार जो था वो था, और फोकस भी विजय ने उसी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कावेरी रीजन के कुछ सीटें आती है जहां पर डीएमके बहुत स्ट्रांग है, एआईडीएमके सदर्न तमिलनाडु जहां पर कन्याकुमारी, तेनकासी, तिरुनेलवेली यहां पर स्ट्रांग है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। साथ में जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, चेन्नई और आसपास के जो 37 सीटें हैं, वहां पर भी टीवी के बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। तमिलनाडु में आप देखिए टीवी के 50 सीटों पर आके डीएमके 52 सीटों पर, मतलब नंबर 2 तो काफी मार्जिन के साथ, काफी अंतर के साथ दिखाई दे रही है टीवी के विजय की पार्टी। नंबर 1 की भी लड़ाई में इस वक्त दिखाई दे रही है। तो टीवी के ने और जो विसल उनका जो सिंबल है वो कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक्टर विजय का क्रेज तमिलनाडु में वाकई सर पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है लोगों के। पहले डेब्यू इलेक्शन में फिलहाल 1 घंटे की वोटिंग के बाद 50 सीटों पर लीड करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एआईएडीएमके देखिए कितना पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ 12 सीटों पर एआईएडीएमके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जी देवेंद्र, कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था सौरभ कि तमिलनाडु में भी तमिलनाडु के लोगों के लिए अपने स्टेट के अलावा उनकी नजरें ज्यादा टिकी होंगी कि बंगाल में क्या हो रहा है। जिससे देखिए वो यही सवाल पूछ रहा है कि बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा। और अभी तक का जो ट्रेंड दिखा रहा है, ये निश्चित तौर पर अगर ये ट्रेंड ऐसा ही रहा तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए एक करारा और बड़ा झटका होगा। 2017 के यूपी चुनाव के बाद यही चुनाव है जिसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को आ रहा है। और ये झटका केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं, पूरे अपोजिशन के लिए होगा। अपोजिशन कैंप में आप देखिए तो 3-4 नेता हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं। राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव। इनमें से अगर ममता बनर्जी का किला ढह जाता है, जो सबसे बड़ी फाइटर मानी जाती है, इनमें से कुछ लोग तो जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो उनके बस का तो नहीं है विपक्ष को खड़ा करना। लेकिन यहाँ अगर हारती हैं तो सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी को होनी चाहिए, जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं। ज्यादा खुशी कांग्रेस को होनी चाहिए। खुशी कांग्रेस को होनी चाहिए। कम से कम बंगाल में फिर कांग्रेस पार्टी अपने लिए रास्ता आगे देख सकती है। जब तक टीएमसी वहां पे खत्म नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब वहां पर गए तो ममता बनर्जी पर्सनली भी बहुत तीखा हमला किया था। जी, सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है बंगाल का। अगर वाकई ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, बीजेपी जीत जाए बंगाल, कितना लैंडमार्क इंसिडेंट होगा। 4 लोगों के नाम प्रदीप जी ने लिए। ममता बनर्जी का हारना वाकई में पूरी ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी लोकप्रियता का ये एक लेवल अलग ही चला जाएगा। और दूसरा सरप्राइज तमिलनाडु से मिल सकता है। जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, अगर ये ट्रेंड कायम रहे तो फिर स्टालिन का किला ढहना भी निश्चित है। स्टालिन फिर सरकार नहीं बना पाएंगे। सर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं दे दूं, ट्रिप्लिकेन चेपाक जो उदयनिधि स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से टीवी के लीड कर रही है। फर्स्ट राउंड में टीवी के को वहां पर 800 वोट चेंज का लीड मिला। सेल्वम वहां पर एक कैंडिडेट हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, वो वहां पर लीड कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से करिश्मा के बेटे उदयनिधि स्टालिन ट्रेल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है टीवी के अपने दम पर शायद सरकार न बना पाए, लेकिन टीवी के डीएमके की सरकार नहीं बनने देगी, ये तय है।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2-3 बड़े नाम, जिसमें केएन नेहरू जिसका हमने जिक्र किया था तिरची वेस्ट से, अब त्रिपाक चिपलिकेन में उदयनिधि स्टालिन, और जो सईदापेट है वहां पर मा सुब्रमण्यम, वो भी एक बड़े मिनिस्टर हैं, कद्दावर नेता हैं डीएमके के। काटपाड़ी में दुरई मुरुगन जो बड़े नेता हैं डीएमके के, वो सब भी ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर जो लीड है वो टीवीके को मिलती हुई दिख रही है। एक बहुत बड़ा चेंज वहां पर देखने इसका को मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराजगी है स्टालिन से, उनको एक विकल्प मिल गया विजय के रूप में और उसको उन्होंने चुना है। बस एक राहत एआईडीएमके के लिए यह है कि एड़ापाड़ी सीट से जो है पलनीस्वामी वो आगे चल रहे हैं। बस एक राहत की खबर एआईडीएमके ये बड़ी खबर एक बार फिर बता दें आपको, तमिलनाडु में एक बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे उदयनिधि वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और उनको पछाड़ा हुआ है फिलहाल टीवीके के कैंडिडेट ने। और अब देखिए कोलातुर से खुद स्टालिन जो है वो भी पीछे हो गए। कोलातुर से चुनाव लड़ रहे हैं जी बाबू, वहां पर जो फॉर्मर डीएमके के एमएलए हैं उन्होंने पाला बदला था। 2016 का चुनाव उन्होंने डीएमके की सीट पर जीता था और उसके बाद वो टीवीके में शामिल हुए बहुत ही रिसेंटली 2026 अप्रैल में, माफ कीजिए, तब उसके बाद उनको कोलातुर से सीट दी गई थी। एक चौथी बार वो हैट्रिक ऑलरेडी लगा चुके हैं स्टालिन और चौथी बार उनको कोलातुर से इस बार चुनाव वो लड़ रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि जो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से वो लड़ेंगे। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि कोलातुर में खुद गया था, वहां पर ग्राउंड पर देखा था कि जो सेंटिमेंट है वो इतना अगेंस्ट स्टालिन के नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक फिनोमिना क्रिएट किया है टीवीके ने तो वो वहां पर दिखाई देगा। लेकिन लगता है कि ये अर्ली ट्रेंड से एक बार स्टालिन इसमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। लेकिन सौरभ, तमिलनाडु के बारे में एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि अमित शाह की जो स्ट्रेटजी थी, बीजेपी वहां बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएं, वो उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। लक्ष्य था डीएमके को हटाना। डीएमके सत्ता में नहीं आनी चाहिए, कोई भी आ जाए। उन्होंने एआईडीएमके के साथ अलायंस किया, अपने नेता, लोकप्रिय नेता को अध्यक्ष पद से हटा दिया। सीटों के मामले में डीएमके, स्टालिन जो है एक नैरेटिव बना रहे थे कि ये दिल्ली के इशारे पे चलने वाली पार्टी है, यहाँ अमित शाह की चलेगी अगर एआईडीएमके जीतेगी। तो उसके लिए बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींचे कि ये इंप्रेशन न बनने पाए कि एआईडीएमके जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है। उसके लिए सीटें भी कम ली, कम सीटों पर समझौता कर लिया, अन्नामलाई को चुनाव से हटा ही दिया एक तरह से। और सारा उनकी स्ट्रेटजी का लक्ष्य एक ही था कि डीएमके सत्ता में नहीं आनी चाहिए। उसके कई कारण थे। एक, उनको लग रहा था कि ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। नॉर्थ साउथ डिवाइड, भाषा का डिवाइड, हर मुद्दे पर केंद्र के विरोध में खड़े होना, ये धमकी देना कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो हम 50s के दौर में लौट जाएंगे, जब उन्होंने अलग इलम की मांग की थी डीएमके ने। तो इसलिए जो है, भले ही कोई कौन जीतता है, टीवीके जीत जाती है, एआईडीएमके का गठबंधन जीतता है, डीएमके को नहीं जीतना है, ये लक्ष्य लेकर जो अमित शाह चले थे वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, ये अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए एक सेंटिमेंट भी, जिस तरह से सनातन के खिलाफ बात की उदयनिधि ने, उनकी पार्टी के बाकी लोगों ने, ये मलेरिया है, डेंगू है, इसको साफ कर देंगे, ये सेंटिमेंट भी जरूर हर्ट हुआ होगा और इसका रिएक्शन दिखाई दिया। और विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और अगर आप देखें नंबर्स में तो इस वक्त रुझानों में सबसे ज्यादा सीटों पर विजय की पार्टी आगे चल रही है। वो अब डीएमके से भी ज्यादा सीटों पर लीड कर रहे हैं, 52 सीटों पर विजय लीड करते हुए नई कहानी लिखी जा रही है। बिल्कुल, ये विजय की अपनी पॉपुलैरिटी है। और जो 2 साल पहले उन्होंने अपनी जब पार्टी बनाई और फैंस क्लब के 20,000 उनके फैंस क्लब थे, और वो मेनली डीएम के असर वाले इलाकों में थे, चाहे चेन्नई नॉर्थ का इलाका हो या डेल्टा का इलाका हो या नीचे मदुरई तक, उनके जो फैन क्लब्स थे 20,000, उन्होंने काम किया उनके लिए। और एक ये फिनोमिनन का चुनाव है, ये लहर का चुनाव होगा। देखिए, अब सबसे ज्यादा जो कही रजत जी ने कि एक सनातन वाला मामला, और दूसरा जो सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत थी, हम लोग जिस पर देख रहे थे तमिलनाडु में, कि परिसीमन का कार्ड कितना चलता है, जिसको उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया था जब ये स्पेशल सेशन हुआ और तमिलनाडु में स्टालिन ने काले कपड़े पहन करके और उस बिल की कॉपी जलाई। तो ये एक तरह का अपमान था। पार्लियामेंट में जो बिल पेश हो रहा है, आप उसको आग लगा रहे थे, काले कपड़े पहन करके जो विरोध किया, ये लग रहा था कि बीजेपी परिसीमन का जो पुश कर रही है वो ऐसा ना हो कि उससे एडवांटेज स्टालिन हो। वहां उन्होंने बनाना भी चाहा कि हम समूचे तमिल के समूचे साउथ के नेता हम हैं, और ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के नेता लोगों ने उनको तमिलनाडु का ही नेता नहीं माना। इस परिसीमन की बात को तमिलनाडु में एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने,
कि परिसीमन करके और तमिलनाडु पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उनका एजेंडा नहीं चला, सनातन का एजेंडा नहीं चला। और इसमें ये हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि विजय के पास कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड था और वो द्रविडियन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे या कोई कास्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सब नहीं था। उनके साथ एक एडवांटेज उनकी पॉपुलैरिटी है और उन्होंने जो कहा कि ये इविल फोर्स है, इस इविल फोर्स को हराना है, ये उनकी अपील काम कर गई है और उनके प्रशंसक उनके पीछे खड़े हो गए। अब तो वो जिस तेजी से आगे निकल रहे हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ वो वाली भविष्यवाणी साबित हो जाए, वो एग्जिट पोल जो किसी एक आदमी ने की है। लेकिन ये नई परिघटना होगी भारतीय राजनीति के इतिहास में। ये संभव है। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है कि पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी पार्टी और जीत गई। जनता पार्टी को याद कीजिए आप, एजीपी को याद कीजिए आप, आम आदमी पार्टी को याद कीजिए, जनता दल को याद कीजिए, असम गण परिषद, असम गण परिषद, हाँ, वही एजीपी, मैंने कहा एनटी रामाराव को याद कीजिए, टीडीपी। ये इन सब में कोई ना कोई इमोशनल इशू साथ में रहा है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे फिर जो है तेलुगु बिड्डा और तेलुगु स्वाभिमान का मामला रहा हो। ये पहला चुनाव होगा जिसमें अगर टीवीके को जीत मिलती है या जीत के करीब पहुंचते हैं, कोई इमोशनल मुद्दा नहीं था। और जो 4 इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी पार्टी की सफलता में, एक लीडरशिप, दूसरा आइडियोलॉजी, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, चौथा नैरेटिव। तो ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी ये दोनों नहीं है विजय के पास। लीडरशिप है और नैरेटिव है कि हम राजनीति को तमिलनाडु की बदलना चाहते हैं। और जब तो ये कोई सामने वाला प्रदीप जी नैरेटिव झूठा बनाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसको रियलाइजेशन है कि उसके पास कोई इशू नहीं है। जो महिला आरक्षण का जिसका जिक्र किया, उसने परिसीमन को इशू बनाने की कोशिश की या फिर सनातन को इशू बनाने की कोशिश की, एक इमोशनल इशू क्रिएट करने की कोशिश की स्टालिन ने, और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। साफ लोगों को समझ आया कि ये झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कह रहे हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। जी, लेकिन अगर तमिलनाडु में किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो टीवीके और एआईएडीएमके बीजेपी ये अलायंस मुमकिन है? मुझे बड़ा ऑब्वियस दिखता है एक्चुअली, क्योंकि बीजेपी की ये कोशिश होगी ना किसी भी तरह से डीएमके को सत्ता से बाहर रखें, उसके लिए किसी को सपोर्ट करना पड़े तो कहें। जी बिल्कुल, ये क्योंकि जो लड़ाई है इस पूरे चुनाव का, अगर हम नैरेटिव भी देखें तो विजय ने बहुत डायरेक्ट अटैक किया है डीएमके को, जबकि वो एआईडीएमके और बीजेपी का नाम लेते हुए भी वहां पर नजर नहीं आए। वो मटर कक्षीगल, मतलब दूसरी पार्टियां, यही लगातार उनके संबोधन में था। जबकि वो डीएमके की बात करते थे या स्टालिन की बात करते तो तीय शक्ति, जो एविल फोर्स, इसकी बात कर रहे। तो ये एक नेचुरल अलायंस अगर होगा, ऐसा लगता है कि अगर नंबर में टीवीके जो है वो सत्ता के पास पहुंच पाती है। लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत टीवीके के साथ ये है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीजेपी को साथ में लेकर कितना चल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पोस्ट पोल में ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखती ये बात, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसी परिस्थिति बने तो एआईडीएमके बीजेपी को भी डंप करे और टीवीके के साथ एक बार वो ये दावा हुआ स्टेटमेंट है कि मैं आइडियोलॉजिकली अपोज हूं बीजेपी के। जी बिल्कुल, लगातार वो ये चीज कह रहे थे। राजनीतिक दुश्मन डीएमके, राजनीतिक दुश्मन डीएमके को। लेकिन अभी आप देखिए सौरभ, अगर ये आंकड़ा आता है तो फिर कैसे सरकार बनेगी? अगर डीएमके एकदम डेसिमेट होती है, जिस तरह से 11 सीट पर आ गई है, ये डेसिमेट होती है। अभी शुरुआती रुझानों की ही बात करें, हम लोग के पास तो ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा टीवीके और डीएमके के बीच। किसी को बहुमत मिलता तो नहीं दिख रहा है अभी टीवीके और एनडीए के बीच। नहीं, एनडीए तो खत्म हो रही है, एनडीए तो डेसिमेट हो रही है। अगर इतना ही डेसिमेट हो जाती है डीएमके, एआईडीएमके 11 एआईडीएमके जब डेसिमेट हो रही है, अगर 10-11 सीट या सिंगल डिजिट बड़ी खबर देख लीजिए, बंगाल पर भी नजर रखिए। जो बहुमत का आंकड़ा है उसे टच कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 150 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 148 से आगे निकल गई है भारतीय जनता पार्टी और 76 सीटों का फायदा बीजेपी को हो रहा है। जबकि अपनी जीती हुई सीटों में से टीएमसी की बात करें तो 79 सीटों का नुकसान टीएमसी को हो रहा है। 117 पर टीएमसी आगे है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। शुरुआती रुझान ही सही, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बड़ी अच्छी बढ़त बना रखी है और रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू गई है। 150 पार पहुंच गई है। 151 सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। 273 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं और 273 सीटों के रुझानों में ही बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 151 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 117 पर टीएमसी आगे चल रही है। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल होगा। अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो बीजेपी ने जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में की, भय से भरोसे की बात कही, महिलाओं को रिझाने की कोशिश की, कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा बनाया, अगर ये सारी बातें एक साथ काम करती हैं तो बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 153 सीटों पर
बीजेपी आगे प्राची, चल जब रही से है। काउंटिंग शुरू हुई है भाजपा आगे ही रही है। अब सीटों में, रुझानों में लीड उसकी ज्यादातर सीटों पर रही है। ये गैप, इसमें कभी एक बार भी तृणमूल कांग्रेस ने उसको पछाड़ा नहीं है। और आप ये देखिए, अंतर जो है लगभग 40 सीट का अंतर बनता जा रहा है। 155 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। मेजॉरिटी मार्क जिस पर सत्ता मिलती है वो है 148, उससे 7 ज्यादा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है। और टीएमसी काफी पिछड़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी ये गैप उस डोमेन में नहीं पहुंचा जहां आप कन्विंस। मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं अब, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता ने जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में इन्वॉल्व हैं, उनसे मैंने पूछा था कितनी सीटें आपको प्रैक्टिकली अंदाज़ा है, तो उन्होंने कहा 170 सीटें हम हासिल करेंगे, इससे कम नहीं होगा, हमें कोई शक नहीं है। अब मुझे लगता है ये उसी दिशा में, ये सीटें जो ट्रेंड्स हैं ये उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के ट्रेंड एक और बड़ी कहानी कह रहे हैं। सर इस पर बात कर लो 2 मिनट, फिर आ जाए तमिलनाडु पे। एक आपने कहा सर 170, उन्होंने कहा था कि 170, और वो पूरी तरह इलेक्शन के प्रोसेस में अंदर तक इन्वॉल्व है, सारी जानकारी उनके पास है। तो उन्होंने कहा था कि और 170 सीटें हम लोग हासिल करेंगे, इससे कम नहीं होगा। आपको जो आपके सोर्सेस बताते हैं बीजेपी में ये 170 आसपास वो टारगेट ही सौरभ ये था कि 215 सीटों पे पूरी ताकत लगाइए और 215 सीटों में से 170-175 के आसपास उसको जीत में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके पीछे अर्थमेटिक ये था कि जिन सीटों पे बीजेपी जीती, इसके अलावा 53 सीटें लगभग ऐसी थी जिन पे 5000 से कम से आ रही, और इसके अलावा बाकी 53 ऐसी थी जिनमें 10,000 से कम का मार्जिन था। तो उन सबको फोकस करके बीजेपी की ये स्ट्रेटजी थी कि इन 215 पे पूरी ताकत लगाइए, जिनमें से 175-180 तक सीटें जीत में कन्वर्ट हो जाए। पोस्ट वोटिंग भी यही फीडबैक है उनका कि इतना तो हमारे पास आ रहा है, उसमें कहीं कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। बूथ के हिसाब से जो भी डाटा उन लोगों ने कलेक्ट किया था। आपके लिए अचीवेबल लग रहा है बीजेपी के लिए? आई थिंक 160-65 उनका ही टारगेट रहा है, उनको लगा था कि उतना आएगा। आपको लगता है ये डुएबल है? क्यों नहीं है, अगर मूड चेंज का है तो जरूर डुएबल है। नंबर्स देखिए, नंबर मैंने उस दिन भी कहा था, चुनाव नंबर से नहीं, चुनाव इमोशन से लड़े जाते हैं और इमोशन से जीते जाते हैं। अगर इमोशन चेंज का है जो ग्राउंड पे है तो क्यों नहीं हो सकता है, होने को हो सकता है। सिर्फ माइनॉरिटी वोट एक है जो ममता के पास पूरा जाता है कंसोलिडेट होके, वो एक हमेशा इफ फैक्टर है बंगाल में। ये गैप भरा जा सकता है अभी भी, आपको लगता है? 1 घंटा 20 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जैसे आपने बोला ये ना गैप भरा, अभी तक भरा ही नहीं है। बीजेपी ने कंसिस्टेंट लीड ली है, तो इसीलिए एक डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा है चुनाव। अब कहाँ के ईवीएम्स खुले कहाँ के नहीं खुले वो एक हमेशा रहता है। माइनॉरिटी वोट अगर साथ है ममता बनर्जी के, और अगर इस तरीके के नंबर सामने आ रहे हैं अजीत जी, तो जो हिंदू वोट को लेकर बीजेपी बड़ी श्योर थी कि 90% हिंदू वोट हमें जाएगा, वो कन्वर्ट हुआ है, 50 से आगे बढ़ा है। नहीं, वो तो जाहिर है बढ़ेगा तभी होगा। जो इमोशंस की बात है, इमोशंस का अगर चुनाव है तो पहले जितना हिंदू वोट मिलता रहा है उससे थोड़ा ज्यादा मिला होगा, लेकिन वो 80, 85, 90% नहीं होगा। फिर तो 80, 85, 90% का मतलब है कि बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लेकर के आए और मैक्सिमम सीटें जीत जाए। वो नहीं है। अभी भी लड़ाई इस तरह से है कि जो 170 का टारगेट है वहां तक पहुंच जाए। लेकिन अगर इमोशंस चेंज हुए हैं और हिंदू वोट जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि भय छोड़ करके, और ये निकला है चुपचाप जा करके उसने वोट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये भरोसा कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सरकार में आ रही है और उसके खिलाफ कोई हिंसा नहीं होगी चुनाव के बाद, अगर वो वोट कर दिया है तो फिर ये गैप नहीं भरेगा। इमोशन पहले भी था, लेकिन उस इमोशन को भय ने रोका हुआ था। जी, अब चूंकि वो भय हट गया तो इमोशन फुल करके ब्लॉसम हो रहा है, पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेंड जा रहा है, तो जो बीजेपी का अंदाजा था 165-170 सीटें, उस तक पहुंचने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, दिलीप घोष जो अध्यक्ष भी रहे भाजपा के बंगाल में, उनसे उन्होंने इंटरव्यू दिया था इंडिया टीवी को, और उन्होंने बड़ा साफ साफ अपनी कैलकुलेशन बताई थी कि हमें 10% हिंदू वोट बढ़ाना है। अभी हमको 52-53% हिंदू वोट मिलता है, हमें इसको 65 के आसपास लेके जाना है। वो हमने अगर कर लिया तो फिर हम 170-175 सीट लाएंगे। मतलब ओवरऑल स्टेट में 45% वोट तब हमारा हो जाएगा, जो कि एक सेफ वोट माना जा सकता है। तो वो 10% हिंदू वोट बढ़ाना, लगता है बीजेपी ने उस दिशा में अच्छा काम किया। बीजेपी ने पिछले चुनाव के बाद से ही उस पर काम करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद एक बात कही थी कि जिस दिन बीजेपी 70% हिंदू वोट लेने की स्थिति में होगी बंगाल में, उस दिन उसकी सरकार बन जाएगी। उसके बिना ये संभव नहीं है। तो जो डेमोग्राफी है वहाँ की, उसके हिसाब से सही बात है। और बीजेपी को कोई ये उम्मीद तो किसी नेता को नहीं रही होगी कि कुछ मुसलमान हमको मिल जाएंगे। तो मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा और हिंदू वोट को
इकट्ठा करना है। ये बीजेपी के लिए एकमात्र लक्ष्य था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सर, तमिलनाडु बार बार ध्यान खींच रहा है। तमिलनाडु से लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में गेम जो है वो पूरी तरीके से पलट गया है। कैसे पलट गया है? टीवीके ने पलटा है। यहाँ पर AIADMK 58 सीटों पर आगे हो गई है। ये बड़ा उलटफेर हुआ है। AIADMK अचानक से आगे हो गई है और 58 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। अभी तक टीवीके और डीएमके की टैली बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से AIADMK ने बढ़त बना ली। खबर है कि तमिलनाडु में स्टालिन पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।